हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइड्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यूजफुल लगते तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इस तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो हमने पिछला थ्योरम देखा था उस पर बेस्ड एक पीवाईक्यू है, उसे सॉल्व करते हैं। यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर, यूनिफॉर्म solid hemisphere rests on a rests on a rough plane rests on a rough plane inclined inclined to the horizon inclined to the horizon at an angle phi at an angle phi with its curved surface touching the plane with its curved surface touching the plane. Find the greatest admissible value of inclination phi for equilibrium if phi be less than this value, phi be less than this value is the इक्विलिब्रियम स्टेबल। ये 17 मार्क का क्वेश्चन था। चलिए इसे डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है? एक यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर है जो रखा हुआ है एक रफ प्लेन में। ये प्लेन कैसा है? ये इंक्लाइंड है विथ एन एंगल फाई। ये एंगल फाई क्या है? एंगल विद द हॉरिजॉन, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ। मतलब ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल फाई पे इंक्लाइंड प्लेन है। अब ये जो इंक्लाइंड वाला प्लेन है इसके ऊपर आपका कर्व्ड सरफेस रखा हुआ है। कर्व्ड सरफेस मतलब हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर रखा हुआ है। किस तरीके से? कि इसका जो कर्व्ड सरफेस है वो टच करेगा। हमें पता है ना, हेमिस्फीयर हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो हेमिस्फीयर को हम ऐसा भी ड्रॉ कर सकते थे, हम हेमिस्फीयर को ऐसा भी ड्रॉ कर सकते थे। कह रहा है जो कर्व्ड वाला पार्ट है वो रखा हुआ है इस आपके प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। तो चलिए इसे रख देते हैं इसके ऊपर। मैं इसे यहां पे इस तरीके से रख देता हूं। तो इसका जो सेंटर रहेगा उसे हम नाम दे देंगे O। दे देंगे। अब सीधी सी बात है कि अगर ये सेंटर है, ये कोई ना कोई पॉइंट पे क्या कर रहा होगा? कांटेक्ट कर रहा होगा। हमें पता है ये हेमिस्फीयर हमारे इस प्लेन को कितने पॉइंट पे कांटेक्ट करेगा? एक पॉइंट पे। उस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा सी। क्या नाम दे दूंगा उस पॉइंट को? सी नाम दे दूंगा। और फिर मैं यहां से ओ से सी को कर दूंगा ज्वाइन। मुझे पता है ये जो ओ सी रहेगा वो हमारे इस प्लेन के साथ कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। रहेगा क्योंकि अगर मैं इसे 2D में ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके से सर्कल का पार्ट है, और मैं प्लेन को 2D में ड्रॉ करूं तो वो इस तरीके से लाइन है। एक सर्कल आ रहा है, लाइन आ रहा है। ये सेंटर है, सेंटर से जो चीज ज्वाइन होती है वो रहती है रेडियस। ये आ रहा है आपका प्लेन। दोनों एक दूसरे के साथ कैसा आना चाहिए?
परपेंडिकुलर आना चाहिए। बस आपको याद रखने के लिए तरीके बता रहा हूं। तो हमारा जो ओ से लेके सी तक है ये रेडियस रहेगा, तो ये हमारे प्लेन के साथ कैसा रहने वाला है, परपेंडिकुलर रहने वाला है। पहली चीज समझ में आ गई सब लोगों को पक्के में। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ये जो आपका हेमिस्फीयर है इसकी कुछ ना कुछ एक्सिस होंगी, वह एक्सिस को मैं यहाँ पे दिखाता हूं इस तरीके से। ये हमारी एक्सिस ऑफ हेमिस्फीयर। इस एक्सिस पे क्या एक्ट कर रहा हूंगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा हूंगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैं दिखाता हूं यहाँ पे जी से। कैसे दिखा रहा हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, जी से। अब अगर मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में आना चाहती है तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये कैसा होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ये वर्टिकल होना चाहिए। होना चाहिए पक्के में, वर्टिकल होना चाहिए। मतलब वर्टिकल लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल को कैसी रहती है, परपेंडिकुलर। यानी में सीजी जो है वो जो वाला बेस रहेगा इसको कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। तो देखो एक लाइन है जो हमारी ओ सी है, वो परपेंडिकुलर है हमारे इस प्लेन को। दूसरी हमारी लाइन है कौन सी, सी जी, जो परपेंडिकुलर है हमारे नीचे वाले प्लेन को है। तो आप देखो ये दोनों प्लेन के बीच का एंगल मुझे दिया हुआ है फाइ। कितना दिया हुआ है मुझे यहाँ पे इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल, फाइ। तो अगर ये दो प्लेन के बीच का एंगल फाइ है तो इनकी जो नॉर्मल्स है उनके बीच का भी एंगल कितना आएगा, फाइ। तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 5 डिग्री का बनेगा। उम्मीद है समझाऊंगा। रफ में वाला डायग्राम ड्रॉ करके रखो ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको समझ में आए क्यों बन रहा है दोनों के बीच का एंगल फाइ। ये चीज समझ में आई सबको, क्योंकि हमारा जो सेंटर है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये रेडियस डिफाइन कर रहा है। रेडियस टैंजेंट के साथ कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर। तो हमारा जो प्लेन है और ये जो सेंटर है कैसा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो जो हमारा पिंक वाला पार्ट है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। दूसरा जो मेरा हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल के साथ कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक वर्टिकल लाइन में आ रहे होंगे, यानी जी और सी कैसी लाइन आ रही है, वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कैसी रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। अब देखो ये लाइन परपेंडिकुलर है नीचे वाले को, ये लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन को है। मुझे पता है अगर दो प्लेन के बीच का कुछ एंगल है तो वो उनके नॉर्मल के बीच का भी एंगल बनना चाहिए। बनना चाहिए पक्के में, समझ रहा है ना, क्योंकि दोनों के दोनों प्लेन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। मैं कह रहा हूं अगर ये दो प्लेन एक दूसरे के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते तो इनके जो नॉर्मल रहेंगे वो भी एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 30 डिग्री का करके। यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 5 बनेगा। पहला एंगल कैसे बना समझा हमको। अभी ये सब चीजें हम लोग लिखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज जो हमें याद रखना है, ये जो हमारी एक्सिस है ये हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन है उसके साथ एंगल हम अज्यूम करेंगे थीटा। कितना अज्यूम करेंगे, थीटा। तो हमारी जो यहां से एक्सिस जा रही है वो से ये क्या जा रही है, हमारी एक्सिस जा रही है। ये जो एक्सिस है वो इसके साथ एंगल कितना बना रही है, हम मान रहे हैं थीटा डिग्री का एंगल बना रही है, हम ऐसा मान रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्लोज स्पेस में ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है। उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आऊंगा। आपको निकालना है सबसे बड़ी वैल्यू इस इंक्लिनेशन फाइ की जिसके लिए आप इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, ठीक है। तो आपको फाइ की ऐसी वैल्यू निकालना है जिसके लिए आप इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं। और सेकेंड चीज आपको जो याद रखना है वो रहेगा आपका कि आपको ये भी निकालना है कि अगर ये वैल्यू इस फाइ से छोटी है तो इक्विलिब्रियम स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। दूसरा ये चीज पूछा हुआ है हमें यहाँ पे। तो चलिए सॉल्यूशन में हम सब चीज जितनी चीजें है वो सब चीजें यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो आप लिखेंगे लेट द हेमिस्फीयर with center O and radius R
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कर्व सरफेस टचिंग द प्लेन इज इन, या तो इज प्लेस्ड over a rough inclined plane which makes angle phi with the horizon. सेम लैंग्वेज जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वही चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं. Such that the curved surface of hemisphere touch curved surface of hemisphere touch the plane at point C. आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं. Therefore OC will be perpendicular to the plane. Therefore OC will be perpendicular to the plane. आ जाएगा. सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे डिनोट किया है, G से. लेट G be the center of gravity. Let G be the center of gravity of the hemisphere. G क्या होगा मेरे लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द हेमिस्फीयर. हो गया यहां तक. अगर G सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हेमिस्फीयर का, तो बॉडी को इक्विलिब्रियम में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे C और G होना चाहिए वर्टिकल, होना चाहिए. एंड द एक्सिस ऑफ हेमिस्फीयर मेक्स एंगल थीटा. एक्सिस ऑफ हेमिस्फीयर थीटा एंगल बना रही है किसके साथ, जी सी के साथ. मेक्स एंगल थीटा विथ वर्टिकल जी सी. वर्टिकल क्यों लिखा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये जी सी लाइन कैसी आनी चाहिए, वर्टिकल आनी चाहिए. और अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो आप इसे ऐसे ही लिखो, विथ जी सी, मतलब लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. लिख दिया ऐसा. अब हम लेके जाएंगे कि हमें हमारी बॉडी काय में चाहिए, इक्विलिब्रियम में चाहिए. तो आप लिखेंगे फॉर बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम. अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में लेके आना है, फॉर बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, क्या होना चाहिए यहां पे, सी और जी कहां पे आना चाहिए, वर्टिकल लाइन में आना चाहिए. तो पॉइंट सी एंड जी मस्ट बी एट वर्टिकल लाइन. आना चाहिए सी और जी किसके अंदर आना चाहिए, एक वर्टिकल लाइन के अंदर आना चाहिए. और एक और चीज लिख दो, एंड साइन थीटा शुड बी लेस देन 1. साइन थीटा शुड बी लेस देन 1. ऐसा क्यों लिखा हूं मैंने, यहां पे देखिए, अगर ये एंगल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, किस तरीके से, कि अगर मैं यहां पे थीटा वाला एंगल बहुत ज्यादा बड़ा ले लेता हूं, जैसे अगर मैंने यहां पे थीटा की वैल्यू ले लिया 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1. तो उस केस में वाली कंडीशन रह जाएंगी क्या, नहीं. अब यहां पे 90 डिग्री से छोटा एंगल बनना चाहिए थीटा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं. समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूं, जो हमारा एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से छोटा बनना चाहिए, क्योंकि अगर 90 डिग्री से बड़ा बन गया तो हमारा हेमिस्फीयर पलट के नीचे आ जाएगा. समझ में आ रहा है ना, 90 डिग्री से बड़ा मतलब हम ऐसे डायग्राम की बात कर रहे हैं जहां पे ये जो लाइन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल इस तरीके से आना चाहिए, क्योंकि जी और सी तो हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, जी और सी हॉरिजॉन्टल. जी और सी अगर हॉरिजॉन्टल है तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कुछ इस तरीके से आपकी एक्सिस आनी चाहिए. तब यहां पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, जी सी और ये हमारी एक्सिस वाली लाइन के साथ.
तो हमारा जो सेंटर है वो किस साइड आ गया, पूरा का पूरा लेफ्ट साइड की ओर आ गया ऐसा। मतलब हमारी बॉडी कैसी आ गई, कुछ इस तरीके से आ गई। अगर हमारी बॉडी इस तरीके से नीचे की ओर आ रही है, इस तरीके से आ जाएंगे हमारी बॉडी, इस तरीके से आ रही है मतलब वो क्या होगा, पूरा पलट के नीचे आ रही है करके हम यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा लेते हैं ताकि हमारी बॉडी पूरी तरीके से टर्न ना हो। समझ में आया पक्के में? क्योंकि अगर आपका जी और सी वर्टिकल रहना चाहिए, जी और सी अगर वर्टिकल है, क्योंकि आपको याद है ना हम लोग हमेशा वर्टिकल हाइट को ही निकालते थे। जी क्या रहता था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कौन से पॉइंट से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, जिसको हम लेते थे एच, लेते थे हमेशा ऐसा। तो अब आपका ये जो वैल्यू ले रहे हैं आप, ये एक वर्टिकल लाइन है। अगर मैं बोल रहा हूं जी और सी, ये जो लाइन है, जो लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, ये बना रही है एंगल 90 डिग्री का। किसके साथ, 90 डिग्री का एंगल बना रही है हमारी एक्सिस ऑफ हेमिस्फीयर के साथ। बना रही है एक्सिस ऑफ हेमिस्फीयर मतलब ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होते हुए इसका जो मिडल होगा वहां से उसको दो पार्ट में काटते हुए जा रही होंगी। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप अगर ऐसे लेंगे तो ये बॉडी कैसी हो जा रही है, पूरी तरीके से गिरने वाली पोजीशन में आ रही है। तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकती है क्या, इस केस में नहीं रह सकती। तो दूसरी कंडीशन हम जो यहाँ पे याद रख रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, या तो हियर एंगल, पहला एंगल कौन सा दिया हुआ है हमें, ओ सी जी, ये आ जाएगा 5, ओ सी जी आ जाएगा 5। ओ सी जी 5 क्यों है, चीज समझाना। ओ सी परपेंडिकुलर है प्लेन को, दूसरा जी और सी क्या है, एक वर्टिकल लाइन है। तो नीचे वाले वर्टिकल को कैसे, हॉरिजॉन्टल को कैसे रहेंगी, परपेंडिकुलर। तो अगर दो प्लेन के बीच का एंगल फाइ है तो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल भी हम कितना ले सकते हैं, फाइ ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों एक पॉइंट में आके मीट हो रहे हैं। समझ में आया ना पक्के में? चलिए उसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरा एंगल कौन सा दिया हुआ है हमें यहाँ पे, ये दूसरा एंगल दिया हुआ है थीटा। ये बाहर की ओर का एंगल है जो हमने यहाँ पे पहले ही मेंशन करके रख दिया है। तो फिर से उसके लिए कुछ लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। चलिए बताइए अब आप क्या कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक ट्रायंगल, मैं उस पर फोकस करता हूं। मैं वाला डायग्राम लेके आपको समझाता हूँ पूरा चीज। इसमें थोड़ा सा अच्छा बड़ा बड़ा बना हुआ है तो आपको समझने में आसानी होगी। चलिए बताइए, ये एक स्ट्रेट लाइन है ओ जी, और ये नीचे की ओर आता हुआ सी। यहां से लेके यहां तक का एंगल मुझे दिया हुआ है थीटा। मुझे पता है अगर मैं टोटल एक लाइन में एंगल बनाऊं तो वो एंगल कितने डिग्री का बन सकता है, 180 डिग्री का। आप 180 लिखो चाहे पाई लिखो, दोनों में से कुछ भी आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये पूरा एंगल कितने का हो सकता है, 180 डिग्री का। 180 में से अगर ये वाला एंगल थीटा है तो बचा हुआ कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। तो यानी जो अंदर वाला एंगल है ये हमें कितना मिल रहा है, ये है 180 माइनस थीटा। आप इसे 180 माइनस थीटा लिखो चाहे पाई माइनस थीटा लिखो, दोनों में से कोई एक ही लिखना। ये चीज समझ में आया ना? क्योंकि ये वाला एंगल अगर मैं x ले लूं तो x प्लस थीटा ये दोनों का सम कितना आ सकता है, 180 डिग्री आ सकता है। तो x की वैल्यू क्या आएंगी, 180, यहाँ पे प्लस थीटा इधर गया तो माइनस थीटा आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? यहां तक सबको समझ में आया, पक्के में समझा? उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम ले लेते हैं कि हाइट हो जाए h, किसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप लिखेंगे लेट h बी द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी g फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट c। आ जाएगा ऐसा। तो अब आप ये वाला ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल कौन सा, ओ जी सी।
कौन सा एंगल ट्रायंगल देख रहा हूं मैं? ओ जी सी, बाय साइन रूल, बाय साइन रूल। क्या पढ़े हम लोगों ने साइन रूल? साइन रूल हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर आप कोई भी एक साइड लीजिए, जैसे मैं अगर पहली साइड लू ओ सी, उस साइड को अगर मैं साइन ऑफ उसके अपोजिट एंगल से डिवाइड करूं, ओ सी का अपोजिट एंगल कौन सा है? ओ जी सी आएगा। तो ये इक्वल रहेगा किससे? आप कोई दूसरा साइड ले लो, जैसे मैं दूसरा साइड ले लू ओ जी, इसे जब मैं डिवाइड करूंगा कैसे? उसके अपोजिट इससे, तो आएगा साइन ऑफ एंगल ओ सी जी आएगा। तो ये इक्वल रहेगा कैसे? जो लास्ट साइड बचा है जी सी डिवाइड बाय साइन ऑफ जी सी का अपोजिट एंगल कौन सा है? जी ओ सी। उम्मीद है समझाऊंगा, नहीं समझा तो इसमें देखो, ये है ओ, ये है सी, ये है जी, है ऐसा? तो मान लिया पहले ओ सी, तो ओ सी का अपोजिट एंगल कौन सा आ गया? ओ जी सी, तो आ गया ओ सी डिवाइड बाय ओ जी सी। दूसरी वैल्यू मैंने क्या लिया? ओ जी, तो ओ जी कैसे डिवाइड होगा? ओ सी जी से, साइन के साथ। तीसरा कौन सा आ गया? जी सी, तो जी सी कैसे डिवाइड होगा? साइन ऑफ जी ओ सी से हो जाएगा। अब आप बताइए, ये एंगल कितना है आपके पास? फाइव है। ये एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा है। तो ये एंगल मैं निकाल सकता हूं क्या? निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री, यानी x प्लस 5 प्लस 180 माइनस थीटा। ये कैसे इक्वल आ जाएगा? 180 से आ जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएंगे? यहाँ पे प्लस 180, इधर गया तो माइनस 180, 180 180 कैंसिल, यहाँ पे माइनस थीटा, उधर गया तो प्लस थीटा आएगा, यहाँ पे प्लस 5, उधर गया तो माइनस 5, यानी जो आखिरी वाला एंगल है जिसको मैंने x दिखाया था उसकी वैल्यू क्या आएंगी? थीटा माइनस 5। तो ये भी एंगल बता दो, यहाँ पे कितना आ गया? थीटा माइनस 5 आ रहा है, पक्के में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा? तो ऐसा आपको डिटेल्ड डायग्राम वहां पे बनाना पड़ेगा। मैं अगर इसको बॉडी दिखा दूं, ये कुछ इस तरीके का डायग्राम मेरे पास यहाँ पे बन रहा है। बन रहा है। चलिए अब देखिए इसमें से क्या क्या चीजें आपको पता है। ये तो मैंने रफ में निकाला था, ये मिटा देता हूं। आपको कहीं पे भी अगर दिक्कत होती है ना, तो ये वाले डायग्राम बना के रखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस, ये क्या हो गया? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी दी हुई है हमें? आर, तो आ जाएगा आर डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल जी, सॉरी ओ जी सी, ओ जी सी, इसका एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। ये इक्वल आ जाएगा ओ से लेके जी तक का डिस्टेंस। ओ से लेके जी तक का डिस्टेंस आपको पता है क्या? पता है, हम लोगों ने पढ़ा था, अगर ये आपका एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का सेंटर है ओ, ये है उसकी एक्सिस, यहाँ पे आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये कटे वाले नींबू साइड से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ये कितना होता है? 3r/8 होता है। तो चलिए ये भी आ गया 3r/8 डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ओ सी जी। ओ सी जी की वैल्यू क्या है? 5, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 5। ये इक्वल आ जाएगा जी से लेके सी तक का डिस्टेंस। जी से लेके सी तक के डिस्टेंस को मैंने कैसे दिखाया हूं? एच से, साइन ऑफ एंगल जीओ सी, तो जीओ सी की वैल्यू कितनी है? थीटा माइनस 5। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। उम्मीद है समझाऊंगा। यहाँ पे हमने ओ जी को कहीं पे मेंशन नहीं किया था, ये यहाँ पे लिख देते कि ओ से लेके जी तक का डिस्टेंस होता है 3r/8। जो भी चीज आप कहीं पे मेंशन करना भूल गए ना, साइड में रीजन डाल के मेंशन कर दीजिएगा। कर सकते हैं यहां तक? तो चलिए अगर मैं पहले दो रेशो को लेके सॉल्व करूं, तो फ्रॉम
इक्वेशन 1। मैं ये ले सकता कि r अपॉन साइन 180 माइनस थीटा, या तो इसको पहले एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं फिर इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो आ जाएगा r डिवाइड बाय साइन थीटा इक्वल टू 3r डिवाइड बाय 8 साइन फाइव इज इक्वल टू h डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस 5। इक्वेशन नंबर 1 समझा ना क्या लगा यहाँ पे, साइन 180 माइनस थीटा। 180 में जब भी साइन है, साइन की जगह साइन, कॉस की जगह कॉस, टैन की जगह टैन, कॉट की जगह कॉट। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। हमें पता है एक्स एक्सिस होती है कॉस की, वाई एक्सिस होती है साइन की। साइन यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव है, तो साइन 180 माइनस थीटा ये क्या होगा, साइन थीटा। चाहो तो लिख के रख लो, आएगा ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं ये पहले दो रेशो को कंसीडर करता हूं, तो आएगा r अपॉन साइन थीटा, ये इक्वल आएगा 3r डिवाइड बाय 8 साइन 5 से इक्वल आएगा। तो अगर मैं यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो कितना आएगा, r जैसा था वैसा, साइन 5 यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में 8 यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में 3r यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा, डिवीजन में साइन थीटा यहाँ पे, डिवीजन में इधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर, आर कैंसिल तो आएगा 8/3 साइन 5 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। मैं इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। और हम लोगों ने अभी देखा था इक्विलिब्रियम के लिए हमारा साइन थीटा का किससे छोटा होना जरूरी है, 1 से छोटा होना जरूरी है? तो आप लिखेंगे हियर, या तो यार सिंस साइन थीटा इज लेस देन 1, यानी कंडीशन क्योंकि हमने पहले ही मेंशन करके रख दी है, अगर आप लोगों को याद होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन 1 आनी चाहिए, यानी एंगल 90 डिग्री से छोटा आना चाहिए। तो सिंस साइन थीटा इज लेस देन 1, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8/3 साइन 5, ये भी 1 से छोटा आना चाहिए, यानी साइन 5 की वैल्यू छोटी आनी चाहिए। किससे, 3 डिवीजन में इधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में 8 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे जाएगा तो डिवीजन में, यानी साइन 5 की वैल्यू छोटी आनी चाहिए 3/8 से। दैट इज अगर मैं 5 निकालना चाहूं तो 5 छोटा होना चाहिए किससे, साइन इनवर्स ऑफ 3/8 से। तो चलो हमको 5 की वैल्यू निकालना था आपसे कह रहा था फाइंड द ग्रेटेस्ट एडमिसिबल वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो अगर इक्विलिब्रियम चाहिए तो आपकी 5 की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 3/8 से छोटी आनी चाहिए। समझ में आया? पहले पार्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं, पहला पार्ट निकालना आसान था। अब दूसरे पार्ट में हमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। क्या दिखाना है अब हमें कि अगर हमारे फाई की वैल्यू छोटी है इस वैल्यू से तो इक्विलिब्रियम कैसा आना चाहिए, यहाँ पे स्टेबल आना चाहिए। अब हमें दिखाना है कि इस सिनेरियो में जो आपका इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो चलिए इक्विलिब्रियम निकालने के लिए मुझे पता है मुझे h की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन्हें भी कंसीडर कर सकता हूं। फ्रॉम 1 ये है हमारे पास वैल्यू, तो मैं यहां से h की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, आराम से निकाल सकता हूं। क्या मिलेगा मुझे h की वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा 3r डिवाइड बाय 8 साइन 5, यहाँ पे वैल्यू डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन साइन थीटा माइनस 5, ये वैल्यू आ जाएंगी मेरी h की आ जाएगी। या तो आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप वाली वैल्यू को इस ओर के बस भी टर्न कर सकते हैं, या तो फिर इसको अभी को ऐसे ही लिख के रख दीजिए। क्यों, क्योंकि हमें कंडीशन लगाना है काहे की, स्टेबल इक्विलिब्रियम की। यहाँ पे जो आपका बेस है ये कैसा है, इंक्लाइंड है? अगर आपका बेस इंक्लाइंड होता है तो हमने इंक्लिनेशन के लिए कल ही एक थ्योरम देखा है, देखा, अगर आपकी बॉडी इंक्लाइंड पोजीशन में हो तो आप कह सकते हैं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेंगी। कब, जब h की वैल्यू छोटी हो ρ1, h की वैल्यू छोटी हो ρ1 ρ2 cos अल्फा डिवाइड बाय ρ1 प्लस ρ2।
रहेगा, जहां पे अल्फा क्या होता है, जो इंक्लिनेशन आपको दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास इंक्लिनेशन अल्फा के बजाय कितना दिया हुआ है, फाइव, तो हम फॉर्मूले में अल्फा की जगह क्या यूज करेंगे, फाइव यूज करेंगे। याद रहेगा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं। और रो वन रो टू क्या था हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर था। तो आप लिखेंगे वी नो दैट फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम we know that for stable equilibrium, क्या पढ़े थे हम लोगों ने, h जो है वो क्या होना चाहिए, h जो है हमारा वो छोटा होना चाहिए रो वन रो टू कॉस अल्फा डिवाइड बाय रो वन प्लस रो टू से। बट यहां पे हमारे पास एंगल कितना दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है क्या, नहीं, हमारे पास इंक्लिनेशन दिया हुआ है फाइव। अब अगर मैंने फॉर्मूले में यहां पे अल्फा लिख दिया तो भी मेरे पास यहां पे ऑप्शन रहता है, हम लिख सकते हैं वेयर रो वन, ये क्या रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अपर बॉडी। ऊपर वाली बॉडी क्या है, हेमिस्फीयर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने क्या लिया है, आर। रो टू क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लोअर बॉडी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लोअर बॉडी। नीचे वाली बॉडी क्या है, नीचे वाली बॉडी है आपके पास एक फ्लैट सरफेस, प्लेन, एक प्लेन आ गया जब भी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आता है, इन्फिनिटी। अब मैंने यहाँ पे फाइव यूज कर दिया हूं, तो मुझे लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अल्फा लिखता तो मैं लिख देता अल्फा इक्वल है फाइव से, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया हूं, मुझे लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखना भूल गया तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। समझा पक्के में। चलो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। दैट इज, यहाँ पे h मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में तो आ जाएगा 1/h। यहाँ पे रो वन रो टू कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, यहाँ पे रो वन प्लस रो टू डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। दैट इज, देखो 1/cos को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक फाइव लिख सकता हूं 1/cos को क्या लिख दिया, सेक। पहले इसमें रो वन कैंसिल तो आ जाएगा 1/√2। सेकेंड सिनेरियो में रो टू कैंसिल तो आ जाएगा 1/√1। ये छोटा आना चाहिए 1/h से। ऐसा सेपरेट क्यों किया, समझा ना, क्योंकि यहाँ पे एक रो की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, तो मैं मल्टीप्लीकेशन में इन्फिनिटी डाल सकता हूं क्या, नहीं। तो पहले मुझे वो जो वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है उसको डिनोमिनेटर में लाना जरूरी है। तो दिस इंप्लाइज 1/√2 कितना है, इन्फिनिटी, प्लस 1/√1 कितना है, आर, इंटू सेक फाइव। छोटा आना चाहिए 1/h से। h की वैल्यू क्या है, 3r साइन थीटा माइनस फाइव डिवाइड बाय 8 साइन फाइव। तो मैं अगर 1/h निकालना चाहूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। जो वैल्यू अभी तक डिनोमिनेटर में थी वो चली जाएंगी न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में थी वो चली जाएंगी डिनोमिनेटर में। समझा ना, इजी है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर का डिवीजन में, ये डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा डिवीजन में। तो ये वाली वैल्यू आ रही है हमारी 1/h की। उम्मीद है समझा होगा। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और अगर आपको यहाँ पे सेक थीटा नहीं लिखना है तो इसको अभी ऐसे ही रखे रहने दो, 1/cos फाइव जैसा था वैसे ही छोड़ दो। या तो सेक लिखो, सेक लिखोगे तो फिर से उसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस में, तो रहने दो। 1/∞ कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 1/r आएगा, तो आएगा 0 प्लस 1/r इंटू 1/cos फाइव इज लेस देन किससे, 8 साइन फाइव डिवाइड बाय 3r साइन a माइनस b। क्या रहता, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। फॉर्मूला याद रहेगा, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं याद रहता तो लिख लेना ताकि बार बार देखो और आपको याद हो जाए। साइन a माइनस b क्या रहता, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b आएगा। ऐसा किसी को कोई दिक्कत नहीं।
कोई डाउट नहीं। यहाँ पे देखो 0 प्लस 1/r कितना आएगा, 1/r ही आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, 1/r। अभी मत लिखना cos फाई में, क्योंकि चीजें काटने वाला हूं। यहाँ पे वाली वैल्यू कहाँ पे है, डिवीजन में, इधर आएंगी तो मल्टीप्लीकेशन में। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 3r साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई आएगा। दिस इज लेस देन 8 साइन फाई आएगा ऐसा। तो देखो यहाँ पे ये आर क्या हो रहा है, कैंसल हो रहा है। ये वाली वैल्यू यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएंगी तो मल्टीप्लीकेशन में। तो आप डायरेक्ट ये स्टेप के बाद ये वाली स्टेप लिखेंगे जो है 3 इंटू साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन फाई विच इज लेस देन 8 साइन फाई कॉस फाई। ये क्यों लिखा समझा सबको, मैंने कॉस थीटा को, मुझे पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएंगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ऐसा। तो मैंने कॉस थीटा की जगह लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू नहीं, मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है। साइन थीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करके आ रहे हैं। यहां पे क्या निकाले थे हमने साइन थीटा की वैल्यू, याद है 8/3 टाइम्स साइन फाई। क्या निकालते वैल्यू, 8/3 टाइम्स साइन। तो साइन थीटा की जगह आप सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू यहाँ पे, तो आ जाएगा 3 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 8/3 टाइम्स साइन फाई इंटू कॉस फाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, साइन 5 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 इंटू साइन फाई। ये जो वैल्यू है छोटी आनी चाहिए किससे, 8 साइन फाई कॉस फाई से। आप चाहते हैं यहाँ पे रीजन डाल दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर। आया ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताइए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से अगर मैं 3 को अंदर लेके जाऊं तो क्या बचेगा, 8 साइन फाई कॉस फाई माइनस ये 3 जाएगा अंदर, तो यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 1 जार 9 माइनस 64 साइन स्क्वायर फाई डिवाइड बाय 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3। तो बाहर निकल के आएगा 3 3 3 कैंसिल। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 64 साइन स्क्वायर फाई इंटू साइन फाई विच इज लेस देन 8 साइन फाई कॉस फाई। आपको चीजें समझ में आए करके मैं अलग अलग सॉल्व कर रहा हूं। आपको एक ही साथ बहुत सारी स्टेप्स यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे जब ये सिंप्लीफाई कर रहे थे तो मैंने 1/infinity फिर 0 ऐसा पूरा सिस्टमैटिक लिखा। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते, यहाँ पे ये वाली स्टेप, यहाँ पे रीजन डाल दूंगे, ये स्टेप लिखे उसके बाद डायरेक्ट ये वाली स्टेप। क्यों, आप लिख सकते एज थीटा सॉरी λ2 इज इंफिनिटी 1/λ2 विल गिव 0, डायरेक्ट लिखेंगे। एक एक स्टेप हम सॉल्व करते बैठेंगे क्या, नहीं, हम यहीं पे साइन थीटा कॉस थीटा को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहीं पे मैं कॉस थीटा को लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि मुझे स्पेस भी बचाना है। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे 8 साइन फाई कॉस फाई जैसा था वैसा, यहाँ पे वैल्यू प्लस में, इधर आएंगे तो माइनस में, तो आ जाएगा -8 साइन फाई कॉस पहली वैल्यू यहाँ पे माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में 9 माइनस 64 साइन स्क्वायर फाई साइन फाई 8 साइन फाई 8 साइन फाई कॉस फाई कैंसल। तो क्या मिला मुझे, दैट इज मैं कह सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 16 साइन 9 माइनस 64 साइन स्क्वायर फाई इंटू साइन फाई शुड बी ग्रेटर देन 0। ये चीज समझा। ये पूरी वैल्यू कट के क्या आंसर दे रहा है 0। तो मैं कह सकता हूं 0 छोटा है स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 64 साइन स्क्वायर फाई इंटू साइन फाई से। इसी का मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है 0 से। अब देखो ये ट्रू है क्या, ये ट्रू रहेंगी तो आप क्या कह सकते हैं, आपका इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा।
और आप कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू कैसी है, ट्रू है। क्यों? देखो हमारे जो गिवन इक्विलिब्रियम है साइन फाइव की, वो क्या है, लेस देन 3/8। तो अगर मैं यहाँ पे साइन फाइव के जगह 3/8 से छोटी वैल्यू डालता हूं तो आप लिखेंगे दिस इज ट्रू फॉर साइन फाइव लेस देन 3/8। क्यों? देखो अगर मैं साइन फाइव, मेरे को पता है मेरा साइन फाइव की जितनी भी वैल्यू आएंगी वो 3/8 से छोटी है, तो चलो मैं देखता हूं अगर मैं इक्वल टू 3/8 ले लूं, मतलब मैं जो वैल्यू है उससे बड़ी वैल्यू ले लूं तो क्या हो जाएगा। साइन फाइव की जगह अगर मैं 3/8 डालूंगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर 64, 64 64 कैंसिल, 9 में से 9 गया 0 आएगा। मतलब जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है अगर मैं उसको बड़ी लूं तब मुझे यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है 0। असल में तो वैल्यू इससे छोटी है, इससे छोटी है मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू बचने वाली है। उम्मीद है समझ रहा हूँ सबको। तो इस सिनेरियो में हमारा ये जो वैल्यू रहेगा हमेशा कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। समझा पक्के में? अगर नहीं समझ रहा है, मेरे को क्या कह रहा है यहाँ पे, आपको साइन फाइव की वैल्यू 3/8 से छोटी लेना है। चलो मैं ले लेता हूं 2/8। 2/8 एग्री कर रहे सब, 3/8 से छोटी है। तो चलिए बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 64 साइन स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 64 64 कैंसिल, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 बचा। बचा स्क्वायर रूट ऑफ 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन 5 से, यानी 2/8 टाइम्स रूट 5। ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू, यानी ग्रेटर देन 0। यानी मैं 3/8 से साइन 5 की जब भी छोटी वैल्यू ले रहा हूं तो ये वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रही है। ये वाली वैल्यू आपको कब मिली, ये वाली वैल्यू हमें मिली है जब हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सॉल्व किया। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सॉल्व करने में ये कंडीशन मिल रही है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है हमारा गिवन एग्जांपल, जहां पे हमारे साइन फाइव की वैल्यू लेस देन 3/8 आनी चाहिए। तो हेंस आप कह सकते हैं द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। यानी यहाँ पे आप जितने भी फाइव की ऐसी वैल्यू लेंगे जिसपे साइन फाइव की वैल्यू लेस देन 3/8 आएंगी तो आपको हर एक केस में कैसा इक्विलिब्रियम मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। उम्मीद है सबको समझाऊंगा। इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा लेंथी था, और जो हमने पिछला थ्योरम पढ़ा है सेम कंसेप्ट यूज करके दिया हुआ था और 17 मार्क के लिए था। ऐसा छोटा था क्या, नहीं। उम्मीद है समझाऊंगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपके लिए आपका डायग्राम। अगर आपने डायग्राम सही बनाया है तो आप इजीली एक एक स्टेप निकाल सकते हैं आराम से बिना किसी दिक्कत के। लेकिन अगर आपका डायग्राम गलत हो गया फिर बड़ी तकलीफ आपको हो जाएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था, एक थ्योरम आपके लिए रहने वाला है होमवर्क, क्योंकि आपने देखा है इससे पहले एग्जाम में एक थ्योरम आपको पूछा हुआ है, उसने सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दिया था, स्पीयर का सिलेंडर कर दिया था, बोला था सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस अब कांटेक्ट में, स्पीयर का कर्व्ड सरफेस नहीं, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस कांटेक्ट में। और एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन पूरा सेम तरीके से सॉल्व हुआ था, वही आपसे पूछा था। तो हो सकता है आपसे ये थ्योरम भी पूछ ले, तो ये थ्योरम आपको सॉल्व करना है। मैं इसको बिना थ्योरी लिखा है आपको इसमें जो मेन जो बोलते हैं ना इसका जो एसेंस है वो समझा देता हूं पूरा थ्योरेटिकली। जैसा हमने इससे पहले थ्योरम्स लिखे हैं वैसा आप इसे खुद से लिखेंगे। तो लिखिए थ्योरम, अ बॉडी रेस्ट्स इन इक्विलिब्रियम inside another concave fixed body, concave fixed body, the portions
two bodies in contact being spheres of radius r and r respectively, and the straight line joining the centers of the sphere being vertical if the first body be slightly displaced, if the first body be slightly displaced, discuss the stability of equilibrium, the bodies being rough enough, the bodies being rough enough to prevent स्लाइडिंग। अब क्या कह रहा है, एक आपके पास कॉनकेव फिक्स्ड बॉडी है, सपोज आपके पास एक कटोरी है, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, सेंटर ले लेता हूं ओ, ये हो गई उसकी एक्सिस, हो गई। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए पे एक और बॉडी रखी हुई है, एक छोटी सी बॉडी ले लो, जैसे हमने वो कंचा लिया था, है ना, एक कंचा रखे थे हमने कटोरी के अंदर, सेम टाइप का एग्जांपल ले लो, तो हमने यहाँ पे भी एक बॉडी रख दी है। याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में डायग्राम ही सब कुछ है। इसका मैं सेंटर ले लेता हूं O1, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ भी ले लेता हूं, G1 करके ले लेता हूं, ठीक है, तो G1 हो गया इसके लिए इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ले लिया ऐसा आपने। अब आपको क्या कह रहा है, अभी तक हमारी जो बॉडीज होती थी, एक बॉडी के ऊपर बॉडी रखी रहती थी, है ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के हम लोग जैसा देखते थे तो हमारा ऊपर की ओर आता था, है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल रहता था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सब किस ओर आता था, ऊपर की ओर आता था। अब आप देखिए हमारी जो फर्स्ट बॉडी है उसका सेंटर हमने ऊपर की ओर लिया हुआ है, और पूरा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, डेप्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी डेप्थ का सिनेरियो आता है हमारे पूरे केसेस चेंज हो जाते हैं। पहले जहां पे अगर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता था तो हम लेते थे स्टेबल, अब अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो हम क्या लेंगे, स्टेबल। तो पूरी चीजें उल्टी होने लगती है, यहाँ पे होने लगती है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉडी है इसे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे। अब सपोज करो ये डिस्प्लेस हो गई है, एंगल यहाँ पे थीटा का एंगल बन रहा है ऊपर, इस हिसाब से डिस्प्लेस हुई है, और ये है उसकी नई पोजीशन, है ऐसा। इसका सेंटर पहले O1 पे था, अब कहां पे पहुंच गया, O2 पे पहुंच गया। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले क्या था, G1 था। अभी देखो ये बॉडी क्या हो रही है, पहले इस ओर थी, अब ये राइट साइड की ओर मैंने इसे क्या कर दिया हूं, डेविएट कर दिया हूं। तो अगर मैं लूं कि मेरा ये जो पॉइंट था, सेम कंसेप्ट लगाओ, ये बॉडी है,
ये रोल होके जाती थी, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता था वो किस ओर जाता था, ऊपर की ओर। तो अभी तक जो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मैं अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पहले वाले को A1 ले लेता हूं, दूसरे वाले को A2 ले लेता हूं। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये जो पहले A1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, अब ये कहां पे चला जाना चाहिए, हवे में चला जाना चाहिए। वो हवे में मैं लेके चला जाता हूं C पे, उसे लेके जाता हूं। अगर मैं यही सेम लाइन को ज्वाइन कर दूं इस तरीके से, अब ये जो G2 रहेगा, ये क्या दिखाएगा मेरी बॉडी के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाएगा, नई पोजीशन में दिखाएगा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। हम जो बड़ी वाली बॉडी है उसके रेडियस को डिनोट कर देते हैं R से, जो छोटी वाली बॉडी है उसके रेडियस को डिनोट कर देते हैं स्मॉल r से। आप इसे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखेंगे, लिखेंगे पक्के में। तो r हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बड़ी वाली बॉडी, स्मॉल r हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ छोटी वाली बॉडी। तो मुझे पता है O2 से लेके C तक का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन को कर लूंगा ड्रॉ। करेंगे ऐसा। अब देखिए यहां पे इस तरीके का डायग्राम बन रहा है, यहाँ पे O पे एंगल है थीटा, फिर यहां से क्या इस तरीके की लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा कैसा आता है, सेम आता है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो नीचे वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए पहले वाले बॉडी में जो बड़ी वाली बॉडी है, इस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो जो हमारी पुरानी वाली बॉडी थी इसके बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एंगल मैं ले लूंगा फाई। तो यहां से लेके यहां तक के एंगल को हम डिनोट कर देंगे फाई से। पूरी सेम मेथड है जिससे जैसे हम लोगों ने पुराने थ्योरम्स में पढ़ा था, बस वहां पे क्या फर्क होता था, आपकी बॉडी कुछ इस तरीके से होती थी, एक बॉडी यहाँ पे दूसरी बॉडी ऊपर होती थी। तो यहाँ पे थी पहले, फिर वो यहाँ पे जाती थी इस तरीके से। तो यहाँ पे जो एंगल बनता था हम उसे थीटा लेते थे, और यहाँ पे जो आपका एंगल बनता था हम उसे फाई लेते थे। सेम चीज यहाँ पे कर रहे हैं। अब जो आपकी बॉडी है वो एक के अंदर एक रखी हुई है, रखी हुई है। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यहां तक समझा। तो हमें निकालना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल है, यानी जो सेंटर है हमारी बड़ी वाली बॉडी का, वहां से कितने डेप्थ पे अब हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मतलब हमें, अगर मैं इसे यहां से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, और इसे नाम दे दूं O के बाद मैं यहां पे नाम देता हूं M, तो मुझे O से M तक का डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि जो O से लेके M तक का डिस्टेंस रहेगा वही G2 का इस वर्टिकल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से भी डिस्टेंस रहेगा। उम्मीद है समझाऊंगा सबको, याद है ना। अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं तो ये भी 90 डिग्री क्योंकि वर्टिकल लाइन है, ये भी 90 डिग्री क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, ये भी 90, ये भी 90, यानी क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो ये साइड कैसा आएगा, इक्वल आएगा। अब तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, अब तो बहुत बार सेम कंसेप्ट आप लगा चुके हैं, अब आपको ये बार बार बताने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। अब यहां पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, मैं इसे नाम देता हूं N, दे दिए इतना। एक बार आपने इतना चीज ड्रॉ कर लिए, अगर आपका एक बार डायग्राम ड्रॉ हो गया, फिर आपको कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं ले रहा हूं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, यानी A1 से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस अगर मैं ले रहा हूं H, A1 से G1 डिस्टेंस कितना हो गया, H। तो बताओ C से G2 ने कोई पाप किया क्या, नहीं। इसका भी डिस्टेंस कितना आ जाएगा, H, क्योंकि ये भी क्या है, उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो ये C क्या है, A1 ही है नई पोजीशन में, G2 क्या है, G1 ही है नई पोजीशन में। तो इनके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा। उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आया होगा, किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग क्या करते थे, हम लोग हमेशा Z को फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे। Z क्या होता था हमारे लिए, यहाँ पे डेप्थ होता था।
तो मुझे z को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब मैं z को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ? z फाइंड आउट करने के लिए यार मुझे यहाँ पे ट्राइंगल बनता हुआ दिखना चाहिए, है ना। जब तक यहाँ पे ट्राइंगल ना बने तब तक मैं क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। तो चलो मैं इसे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ज्वाइन कर देता हूँ और इसे नाम देता हूँ P। दे सकते हैं ऐसा? तो पहले हम लेंगे z क्या रहेगा यहाँ पे? z रहेगा डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी G2 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल फ्रॉम O, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल फ्रॉम O से जो आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहे हैं उसका। तो उसको पूरा z निकालने के लिए मुझे क्या डिस्टेंस निकालना पड़ेगा? OM डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो z की वैल्यू काय से इक्वल आएंगी? OM से। अब OM तो कोई भी डायरेक्ट ट्राइंगल का पार्ट दिख रहा है क्या? मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे जो ट्राइंगल के पार्ट है उनको लेके इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो OM निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? OP में से PM को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो OM निकालने के लिए मुझे OP में से PM को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से OMP है ऐसा। तो OM निकालने के लिए मुझे पता है OM प्लस MP इक्वल रहेगा OP से रहेगा, तो यहाँ पे प्लस MP इधर जाएगा तो माइनस MP। तो M की वैल्यू क्या आएंगी? OP माइनस PM या MP आएगा। ये चीज लिख दिए सबको। अब देखिए PM जो है मेरा P से लेके M तक का डिस्टेंस, ये भी कोई ट्रायंगल का पार्ट है क्या? नहीं। लेकिन देखो ये जो P है ये एक वर्टिकल लाइन से ज्वाइन कर रहा है, किसे? O2 को, क्योंकि O2 से परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रॉ किया था वही है मेरा P है। यहां से O2 से एक ऊपर की ओर पॉइंट N जा रहा है। ये कौन सी लाइन है? एक वर्टिकल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये क्या रहेंगी? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे फिर से चारों साइड क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर, यानी क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। एंड अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो मुझे MP निकालना हो तो उसके जगह मैं क्या निकाल सकता हूँ? NO2 भी निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ NO2 दो ट्राइंगल्स का पार्ट है। तो दोनों में से अगर एक का भी एंगल मुझे पता हो तो मैं यहाँ पे O2N की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। उम्मीद है समझाऊंगा सबको। चलिए सेम चीज यहां पे लिख देते हैं। मैं इसे लिख सकता हूं OP माइनस PM के जगह क्या आ जाएगा? NO2 आएगा। अब आ रहे हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे जहां पे हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो चलिए O से लेके P तक का डिस्टेंस निकालना है। O से P निकालने के लिए मुझे ट्राइंगल देखना पड़ेगा, कौन सा वाला? जिसपे OP हो। तो OP O2, यहाँ पे 90 डिग्री का ट्रायंगल एंगल है, यहाँ पे थीटा है। मुझे OP की वैल्यू चाहिए। OP कौन सा साइड है? एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड निकालने के लिए क्या लगाना पड़ता है? कॉस लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है क्या? तो चलिए लगा दीजिए यहाँ पे कॉस। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा आ जाएगा एडजेसेंट यानी OP अपॉन हाइपोटेनस यानी OO2। तो यहाँ से OP की वैल्यू क्या आएंगी? OO2 cos थीटा। तो OP आ गया यहाँ पे OO2 cos थीटा, यानी O से लेके O2 तक का डिस्टेंस और फिर उसमें आ जाएगा cos थीटा। आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है? O2 से लेके N तक का डिस्टेंस। O2 से लेके N तक का डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है और यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है? G2 है ऐसा। अब आप देखिए यहाँ पे हम कौन से इसकी बात कर रहे हैं? NO2 वाले पॉइंट की कर रहे हैं। NO2 कहाँ पे बना है? एक वर्टिकल लाइन जा रही है और यहाँ से G2 और N वाली लाइन जा रही है। यहाँ पे आ रहा है G2, यहाँ पे पॉइंट है N, फिर यहाँ पे नीचे पॉइंट है C। मेरे पास ये वाला एंगल है क्या? CN, और ये जो नीचे लाइन जा रही ये वाला एंगल है क्या? है। कितना है वो एंगल? फाई माइनस थीटा। क्यों? आप देखिए हमारा यहाँ पे जो डायग्राम है कौन सा?
C, यहाँ पे पॉइंट है O2, यहाँ पे पॉइंट है A2, है ऐसा। यहाँ पे ये जो एंगल है, ये वर्टिकल के साथ इसका एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। ये जो पूरा एंगल है ये कितना दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है। अब बताओ तो बचा हुआ एंगल कितना बचेगा, टोटल एंगल था थीटा, इतना पार्ट है फाई, तो बचा हुआ क्या बचेगा, फाई माइनस थीटा बचेगा। ये सब चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए करके। मैं यहाँ पे अगर डायग्राम में नहीं भी समझ रहा हूँ करके इतना बड़ा बड़ा बना के आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको आना चाहिए। तो ये वाला एंगल बन गया फाई माइनस थीटा, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसा रहेगा, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये फाई माइनस थीटा है तो ये भी क्या बनेगा, फाई माइनस थीटा। तो ये कौन सा एंगल आ गया, NG2 वाला, NG2 वाला कहाँ गया हमारा, एक मिनट रुको, N नहीं है यहाँ पे, कौन सा पॉइंट है ये, O2 है, सॉरी। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ये O2 वाला पॉइंट है। कौन सा, देखिए G2 O2C, G2 O2C, और ये वर्टिकल लाइन, सॉरी हाँ, ये कहाँ पे कनेक्ट हो रहा था, O2 पे। तो O2 पे ये ऊपर के साथ कौन सा पॉइंट है, N, तो NO2G, NO2G2, ये वाला एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, ये वाला एंगल बन रहा है फाई माइनस थीटा बन रहा है। बस अब यहाँ पे भी लगा दीजिए सेम कंसेप्ट। मुझे काय की वैल्यू चाहिए यहाँ से, मुझे यहाँ से वैल्यू चाहिए NO2 की। NO2 कौन सा साइड है, एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट है तो क्या आएगा, कॉस, तो मैं लिख सकता NO2 की वैल्यू आएंगी O2G2 कॉस फाई माइनस थीटा आएगी। तो NO2 की वैल्यू लिख दो O2G2 कॉस फाई माइनस थीटा आएगा ऐसा। अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज है। पहला चाहिए मुझे O2, तो चलो मुझे चाहिए O से लेके O2 तक का डिस्टेंस। अब आप देखिए O है, A2 है, एंड पॉइंट है, तो मुझे पता है कि जो बड़ा वाला आपका बॉडी है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना लिया हूं मैंने, R लिया हूं। तो O से लेके A2 तक का डिस्टेंस कितना आ गया, R आ गया। सेकेंड, यहां पे एक पॉइंट दिया हुआ है O2, O2 से यहां पे छोटी वाली बॉडी पे आके टच कर रही है, यानी ये क्या रहेगा, O2 से A2 तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, उसका रेडियस, तो ये आ जाएगा स्मॉल r। तो बताओ O से लेके O2 तक का कितना डिस्टेंस आएगा, टोटल डिस्टेंस था r, उसमें से ये डिस्टेंस हो गया स्मॉल r। तो O से लेके O2 तक का डिस्टेंस क्या आएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r आएगा। तो यहाँ पे आएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r कॉस थीटा, माइनस O2 से G2 का डिस्टेंस निकालो। अब मुझे चाहिए O2 से G2 तक का डिस्टेंस चाहिए। O2 से G2 पहुंचने के लिए O2 G2 जो आपका O2 सेंटर है और G2 जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसकी कुछ भी वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं पता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे शिफ्ट करेंगे। किस तरीके से, मुझे O2 G2 की तो वैल्यू नहीं पता, लेकिन मेरे को G2 C की वैल्यू पता है। G2 से लेके C तक ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट। मैंने बताया था ना आपका A1 से लेके G1 तक का डिस्टेंस था। अब A1 की न्यू पोजीशन है C, G1 की न्यू पोजीशन है G2, तो इनके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा क्या, नहीं। हमने इसे कितना लिया था, H लिया था। तो मुझे पता है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है H है। C कहां पे, मेरे छोटे वाले कर्व के ऊपर है। O क्या है, सेंटर है। तो O2 से लेके C तक का डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, उसकी रेडियस हो जाएगा। तो बताइए बचा हुआ डिस्टेंस जो है आपका O2 से लेके G2 तक का डिस्टेंस वो कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस H माइनस बचा हुआ डिस्टेंस R। तो यहां से आ जाएगा H माइनस R कॉस ऑफ फाई माइनस थीटा। आ गए, काय की वैल्यू आ गई, Z की वैल्यू आ गई। अब आप एक चीज बताइए, जब भी आपकी बॉडी, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल होती है,
तो बड़ी बॉडी में जितना आर्क बना है जो है आर्क ऑफ A1 A2, ये इक्वल आएगा किसमें, जो आर्क बना आपकी छोटी बॉडी में। छोटी बॉडी में पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था A1 जिसको हमने बताया C से, और अभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A2, तो आएगा CA2। मुझे पता है लेंथ ऑफ आर्क S की वैल्यू कैसे इक्वल रहती है, R थीटा से, बड़ी बॉडी का रेडियस है R, एंगल बन रहा है थीटा, छोटी बॉडी का रेडियस है R, एंगल बन रहा है फाइ, तो यहाँ से आपको फाइ की वैल्यू मिल गई। फाइ क्या मिलेगा, R थीटा डिवाइड बाय R। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप Z को क्या लिख सकते हैं, R माइनस आर कॉस थीटा माइनस H माइनस आर कॉस ऑफ फाइ के जगह आ जाएगा R थीटा माइनस आर माइनस थीटा। थीटा को कॉमन ले लो यहां से, आपके पास बनेगा R माइनस आर डिवाइड बाय R, R माइनस आर कॉस थीटा माइनस H माइनस आर कॉस ऑफ, मैंने यहां से थीटा को ले लिया कॉमन, तो देखो मैं सिंगल स्टेप पे लिखूंगा इसे, ठीक है। कॉस ऑफ, मैंने यहां से थीटा को ले लिया कॉमन, थीटा को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, R बाय R माइनस 1 इंटू थीटा, ऐसा बन रहा है। ये R को कर लो क्रॉस, तो क्या आ जाएगा R माइनस आर डिवाइड बाय R इंटू थीटा, बन गया। इसे डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी फाइव बाय डी थीटा मिलेगा। इसको इक्वल टू 0 लिखना, आंख मूंद करके, दिस इज सेटिस्फाई फॉर थीटा इक्वल टू 0, ये लिख देते थे हम लोग। फिर इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, डी स्क्वायर जेड बाय डी थीटा स्क्वायर, फिर इसको चेक करना। अब हम डेप्थ पे आ गए, पहले हम क्या करते थे, डी स्क्वायर जेड बाय टी थीटा स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम इसे लेते थे स्टेबल पहले केस में। बट अभी क्या होगा, अगर डी स्क्वायर जेड बाय डी थीटा स्क्वायर लेस देन 0 होगा तब क्या आएगा, स्टेबल, और ग्रेटर देन 0 के लिए अब क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। बस अब आगे का आप लोग करेंगे इसे सॉल्व। मैंने उसका जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट था जहां पे आपको दिक्कत आनी चाहिए थी वो सॉल्व कर दिया है। अब बाकी का आप थ्योरम, जैसे मैंने 2 थ्योरम्स लिखाया था एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज यूज करते हुए खुद से लिखेंगे, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका थ्योरी लिखने की प्रैक्टिस हुई है कि नहीं हुई है। याद रखिएगा थ्योरी बरोबर स्ट्रक्चर वे में लिखना जरूरी है। आप कैलकुलेशन डायरेक्ट स्टेप पे कर सकते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी लिखना आपके लिए जरूरी होता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।